बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि यूके का विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मोस्ट एप्लीकेंट्स गलतियां करते हैं। इस वीडियो में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ईजीली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं और उन गलतियों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर इसको gov.uk की वेबसाइट इंटर करनी है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये सामने आपके सामने वेब पेज इसका खुल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम टूरिज्म के हवाले से यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम वीज़ाज एंड इमिग्रेशन वाले सेक्शन में जाएंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ से इसको क्लिक करेंगे विजिट द यूके ऑप्शन को, और फिर यहाँ पे हम विजिट द यूके एज स्टैंडर्ड वीज़ा वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वीज़े के हवाले से दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहाँ जाएंगे आप ऊपर और यहाँ पर अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा करेंगे एंड देन आपके पास इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, 2 ईयर्स की वैलिडिटी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, 5 ईयर 10 ईयर की वैलिडिटी का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो आपके पास ये फीस के साथ आपको ये बताया गया है कि 6 मंथ आप पर विजिट वहाँ पर मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं। सो आप इसके बाद अप्लाई नो करेंगे। अप्लाई नो करने के बाद ये आपसे पूछेगा किस लैंग्वेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस हिसाब से यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप बायोमेट्रिक किस जगह पर देना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो आप लिखेंगे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप कंट्री का नाम लिख सकते हैं अपने। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ और इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपको जगह का पता है जहाँ आपके पास अवेलेबल बायोमेट्रिक सेंटर है या फिर आप कोई डिफरेंट लोकेशन चूज करना चाहते हैं। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से आई हैव आइडेंटिफाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द वीज़ा दी गई है, और अगर आप ये अकाउंट को 25 मिनट के लिए आप छोड़ देते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो आप दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा आपको। स्टार्ट नो करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आपने रजिस्टर्ड एंड ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा कि क्या ये ईमेल एड्रेस आपका है या किसी और का। अगर आपका है तो आप इस पे यू करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपने बताना है कि आपके पास कोई एडिशनल ईमेल एड्रेस है, अगर है तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आप नो करेंगे तो आपको यहाँ नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे ले जाएगा। देन आपने अपना टेलीफोन नंबर बताना है। अगर आपका नंबर यूके में चल सकता है तो आप फॉर यूज वॉइस इन द यूके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यूके से बाहर आपका नंबर यूज होता है तो आप इसको फॉर यूज वॉइस आउट ऑफ द यूके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका ये नंबर कौन सा है, आपका होम टेलीफोन नंबर है, बिजनेस टेलीफोन नंबर है, मोबाइल टेलीफोन नंबर है, आपने जो भी ऑप्शन आपका है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप नंबर ऊपर देंगे। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड देन आपके पास ये पूछेगा डू यू हैव अनदर टेलीफोन नंबर, कोई और नंबर है आपका तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन इसके बाद आपसे पूछेगा आर यू एबल टू बी कंटेक्टेड बाई द टेलीफोन, क्या आपके साथ टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज के जरिए कंटेक्ट किया जा सकता है, क्या आपके साथ टेलीफोन के जरिए कॉल के जरिए कंटेक्ट किया जा सकता है, क्या आपके साथ टेक्स्ट मैसेज के जरिए कंटेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपके साथ टेक्स्ट कॉल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए कंटेक्ट नहीं किया जा सकता। सो इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आप टेलीफोन कॉल टेक्स्ट मैसेज के जरिए कंटेक्ट आपसे किया जा सकता है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे योर नेम बताना है। आपने अपना जो पासपोर्ट है नाम गिवन नेम दिया वो बताएं, फैमिली नेम बताएं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये अनदर नाम का पूछेगा कि आपका नाम कोई और भी है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आपसे ये आपके सेक्स के बारे में पूछा जाएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं आप इंटर कर सकते हैं यहाँ पर, और आपके स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी हैं। तो अगर मैरिड हैं तो आप यहाँ पर आप मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, आप कहाँ रहते हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट अप करनी है, अपना एड्रेस डालना है, टाउन सिटी बताना है, प्रोविंस बताना है, पोस्टल कोड बताना है, कंट्री के बारे में बताना है। अगर तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप यस करेंगे, अगर कोई और एड्रेस आपका तो नो करेंगे। तो आपसे इन्फॉर्मेशन ये मजीद मांगेगा कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका है, आप यस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आपसे ये पूछेगा कि कितने अरसे के लिए आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, तो जितने अरसे के लिए आप रह रहे हैं तो वो आप इसमें डाल देंगे। तो ये मैं आपको समझाने के लिए इसमें डेटा इंटर कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी है उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या ये घर आपका है, क्या आपने ये घर रेंट पे लिया हुआ है। अदर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये घर किसका है और कब से कब तक रह रहे हैं और आप इस घर में क्यों रहे हैं। फिर मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स वर्ड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप अपना घर है तो आप IO8 करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, कौन सी इशूइंग अथॉरिटी उसके बारे में बताना है। इसके अलावा आपने इशूइंग डेट का बताना है एंड देन एक्सपायरी डेट जो भी पासपोर्ट पर है आपने वो बतानी है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है, अपने पासपोर्ट नंबर बताना है, इशूइंग अथॉरिटी का बताना है और जो भी आपके पासपोर्ट की इशू डेट है आपने वो बतानी है एंड एक्सपायरी डेट बतानी है, और फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो आपने अपने नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बताना है, जो कि आपके पास आइडेंटिटी नेशनल है आप उसके बारे से लिखेंगे। यस करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी।
सो यहाँ पर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आएगा, इशूइंग अथॉरिटी आएगी, आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपने वो मेंशन करनी है। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपसे ये पूछेगा कि आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी क्या है, तो आपका जो भी है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है आप वो भी बता सकते हैं, और जो भी आपका है आप उस हिसाब से यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको देख लें और अपने हिसाब से जो भी है आप इसको सेट कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपसे ये पूछेगा डू योर अदर नेशनल, क्या आपके पास कोई और नेशनलिटी है, अगर हैं तो यस करेंगे और इन्फॉर्मेशन पुट अप करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ये उनमें से एक है, और यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में बताएंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप इसके बारे में बताएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ रहे हैं और एज ए विजिटर जा रहे हैं यूके, तो आप यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन पुट अप करेंगे। रिटायर्ड हैं किसी इदारे से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इसे को टिक कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन सूट करता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एम्प्लॉयड का ऑप्शन अभी फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि आगे इसमें और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क क्या है। यहाँ पर आपने अपना नेक्स्ट ऑप्शन में आपने अपने एम्प्लॉयर के बारे में बताना है, एम्प्लॉयर का नाम बताना है, एम्प्लॉयर का एड्रेस बताना है, टाउन किस सिटी में आप काम वगैरह कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर किधर है, और इसके अलावा आपने अपनी स्टेट ऑफ प्रेफरेंस का बताना है, पोस्टल कोड का बताना है, कंट्री का बताना है। देन आपने एम्प्लॉयर टेलीफोन नंबर का मेंशन करना है अगर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और देन आपने ये बताना है कि आपने किस डेट से ये जॉब स्टार्ट की है। तो यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपने अपनी जॉब के बारे में बताना है और अपनी जॉब टाइटल बतानी है कि आप क्या करते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, और आप पर मंथ आफ्टर टैक्स कितनी इनकम अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो हर मंथ टैक्स वगैरह आपकी सैलरी से काटते हैं, तो आपकी जो सैलरी आपको टैक्स के बाद मिलती है आप वहाँ पर यहाँ पर मंथ वो इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और जो बिजनेसमैन वाले सेक्शन में फ़र्क ये है कि अगर आप एज ए बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे जो आपकी एनुअल इनकम होती है वो आपसे पूछी जाती है, आपने वहाँ पर एनुअल इनकम इंटर करनी होती है। सो ये इस सेक्शन को ध्यान से इसको फिलअप करना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपने आगे मजीद जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपनी एप्लीकेशन में और जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें। सो यहाँ पर आपके पास अगेन डिस्क्राइब योर जॉब, आपने जॉब अपनी बयान करनी है, बतानी है कि आप क्या करते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर आपको 250 वर्ड्स दिए जाते हैं, तो मोस्टली लोग इसमें जो बड़ी गलती करते हैं वो सिर्फ सिंपल लिख देते हैं आई एम वर्किंग एज मैनेजर, तो वो आगे डिटेल वगैरह नहीं पुट अप करते। तो मैंने एक ये आपको बताने के लिए कुछ डिटेल्स एंटर की हैं। तो आप इसमें आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने वो बतानी है, आप क्या करते हैं, किसको रिपोर्टिंग करते हैं, किसको सुपरवाइज करते हैं। अपनी जॉब के हवाले से आप अकाउंटेंट हैं या फिर आप सुपरवाइजर हैं, जो भी आप करते हैं आपने 250 वर्ड्स के आसपास यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपके पास ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन है, इस हिस्से को भी ध्यान से फिलअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। सेविंग में हमेशा वो इनकम आती है जो आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर होती है, जो बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस होता है। अगर आप एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं या 2 स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो उसका जो भी एंडिंग बैलेंस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप JPB में यहाँ पर आपने उसको कन्वर्ट करके जो भी आपका एंडिंग बैलेंस है उसको JPB में कन्वर्ट करके आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगर आप कुछ और इनकम बताना चाह रहे हैं या आपने कोई और इनकम बताई है तो आप यहाँ पर इसको एज ए अदर रेगुलर इनकम में जाएंगे। अलाउंसेज और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली से अगर कोई वसूल करते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। पेंशन कोई ले रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई है तो आप वो बता सकते हैं। एंड अदर इनकम में आपके पास अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में कोई रेंटल इनकम आ रही है तो आप उसके हवाले से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको टिक करेंगे और यहाँ पर PKR JPB में जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं आप उसके हवाले से बता सकते हैं। एंड देन अगर कोई भी नहीं है इनमें से तो आप इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में जो पैसे पड़े हुए हैं आप उसको JPB में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। कोई भी आपके पास इनकम या सेविंग नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। सो सेविंग में हमेशा वही ऑप्शन आता है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर है। अगर आप कोई और शेयर्स वगैरह या कोई और इन्वेस्टमेंट वगैरह शो करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह की कोई रेंटल इनकम शो करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से टिक करके आप यहाँ पर वो डेटा एंटर कर सकते हैं। सो हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हाउ मच मनी यू आर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द UK। बहुत से लोग यहाँ पर बगैर देखे यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, हालांकि उनको ये कैलकुलेट करना चाहिए। बाकायदा लिखा हुआ है कि आपकी फ्लाइट, अकोमोडेशन और एवरीडे एक्सपेंस जितने दिन भी आप UK के अंदर रहेंगे तो कितना होगा आपने वो बतानी है। सो इस हिस्से को भी अगेन ध्यान से आप फिलअप करें और जो भी आपका खर्चा बनता है उस हिसाब से आप 7 डेज़ का प्लान दे रहे हैं और 8 डेज़ का प्लान दे रहे हैं, जितने भी दिन का आप प्लान दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट अप कर सकते हैं। सो आपको मैं ये समझाने के लिए यहाँ पर डेटा एंटर कर देता हूँ। आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आपको होटल के हिसाब से आपको एक्सपेंस वगैरह अगर बताना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल बुकिंग कर रहे हैं तो ओबियसली उसमें और होटल में फ़र्क है। सो आप यहाँ पर उस हिसाब से अपने एक्सपेंस को देख के इंटर कर सकते हैं।
सो मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ ये अमाउंट एंड देन हम नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ। यहाँ पर भी अगेन बहुत से लोग गलती कर जाते हैं और वो बगैर देखे एक्सपेंस वगैरह डाल देते हैं। तो इस एक्सपेंस को आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं कि आप हर मंथ कितना आप एक्सपेंस वगैरह करते हैं। और क्योंकि आप एम्बेसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेंस आ रहा है पर मंथ को आप वहाँ से देख के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पर 300 पाउंड्स लिख देता हूँ एंड देन हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और फिर हम लिखेंगे विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। आपके विजिट पे कोई खर्चा वगैरह कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप यस करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से बताएंगे। इसमें आप बताएंगे समवन आई नो, माई एम्प्लॉयर, माई कंपनी, एनी अदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है आपने उसका डेटा एंटर करना। और यहाँ पर आप बताएंगे हाउ मच मनी विल बी पेइंग टुवर्ड्स योर विजिट, कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं और क्यों वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है सारी। सो अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको बैक जाएंगे और यहाँ से आप इसको नो कर देंगे। नो करेंगे तो आपसे ये पूछेगा नेक्स्ट पेज पर कि आप किन डेट्स के अंदर आप यूके में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक इसमें इंफॉर्मेशन एक डमी सी पुट कर देता हूँ, तो आप उसको देख लें और अपने हिसाब से जो भी आपकी बनती है तो आप वो एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तकरीबन 7 दिन का प्लान बनता है और इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे कौन सी लैंग्वेज में आपसे रब्ता किया जा सकता है। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका रीज़न क्या है विजिट का यूके के लिए। तो आप जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। टूरिज्म भी है, बिजनेस भी है और दीगर ऑप्शन भी हैं। तो यहाँ पर हम टूरिज्म का सेलेक्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपसे ये पूछेगा व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द यूके। तो आप यहाँ पर कुछ भी जो जिस वाले से आप जा रहे हैं तो आप इंटर कर सकते हैं। एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप ये इंटर कर सकते हैं। विजिट फैमिली करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी कि आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करेंगे। सो अगर नहीं कर रहे तो क्योंकि हम एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एज ए टूरिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे ये पूछ रहा है योर एक्टिविटीज़ जो आपकी यूके के अंदर होंगी, आप उन्हें उस वाले से यहाँ बताना है आप क्या क्या करेंगे, मेन पर्पस ऑफ योर विजिट बताना है। कोई आपका कोई और प्लान है तो आपने उस वाले से इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, सिंपल लिख देते हैं जी टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी से में टूरिज्म लिख देते हैं। हालांकि आपको 500 वर्ड्स दिए जाते हैं तो आपको ये 500 वर्ड्स ही एटलीस्ट लिखने चाहिए। आप अगर ट्रैवल प्लान नहीं दे रहे तो आप अपनी एक्टिविटीज़ और जिन प्लेसेस को आपने डिस्कवर करना है आप यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने स्पॉन्सर किसी फैमिली विजिट पर जा रहे हैं तो आप उनके हवाले से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और क्या क्या आप करेंगे वहाँ जाकर, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट अप करनी है। तो यहाँ पर मैंने लंदन और मैनचेस्टर की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस का जिक्र किया है, तो आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूट करता है, स्कॉटलैंड जा रहे हैं या फिर आप वेल्स में जा रहे हैं या फिर आप बर्मिंघम में जा रहे हैं, तो आप सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, क्योंकि टूरिस्ट हमेशा टूरिज्म के लिए जाते हैं और यहाँ पर आप तमाम लोकेशंस जितने भी हैं आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 500 वर्ड्स आपने यहाँ पर इंटर करने हैं, देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे ये आपके पार्टनर करंट पार्टनर के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपका जो भी स्पॉस है, जो भी पार्टनर है, आपने उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके पार्टनर का गिवन नेम और देन फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने अपने पार्टनर की बतानी है और देन आपने बताना है कि उनकी नेशनलिटी क्या है, आपके साथ क्या वो रहते हैं। अगर वो आपके साथ, बहुत से लोग फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने उस वाले से बताना। अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर उनका पासपोर्ट नंबर आप मेंशन करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे या अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप नो करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत से लोग इसमें जो डिपेंडेंट्स की डिटेल में अपने पार्टनर की डिटेल नहीं डालते। अगर वो आपका पार्टनर आपका डिपेंडेंट हैं तो आप यहाँ पर उनकी भी डिटेल डालेंगे जो आपने पिछले सेक्शन में डाली है। सो यहाँ पर अगेन आप उनकी भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आप अपने पार्टनर का रिलेशन बताएंगे। फिर अगर कोई और पर्सन, डू यू हैव अनदर पर्सन हु नीड यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो आप उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपने अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनकी इंफॉर्मेशन डालनी है। जो भी आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंट आपने वो बताना है। व्हाट इज द पर्सन रिलेशन टू यू, जैसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सन का लिखना, उसके बाद गिवन नेम और फैमिली नेम एंड देन इसके बाद आपने डे, मंथ एंड ईयर का बताना है। बच्चे की पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ बताना है आपने। उसके बाद आपने ये पर्सन, ये जो बच्चा आपके साथ रहता है तो आपने यस करना है, नहीं रहता तो नो करना है। अगर आप ये लिखेंगे दिस पर्सन ट्रैवलिंग विद यू टू यूके, क्या ये बच्चा आपके साथ यूके ट्रैवल कर रहा है, तो आपने बताना है यस और सारी इन्फॉर्मेशन अगेन उसकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर बताना है। अगर नहीं आपके साथ ट्रैवल कर रहा तो आप यहाँ से सिंपल नो करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद अगेन इसी तरह आपके जितने भी बच्चे उस हिसाब से आप यहाँ से यस करके इन्फॉर्मेशन पुट अप करेंगे।
अदरवाइज आपने नो करना, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। गिव डिटेल्स एंड देन आपसे ये पूछा गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, अपने मदर एंड फादर के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी है। यहाँ पर अगर आप मदर का कर रहे हैं तो आपने मदर का बताना है, फादर का पहले कर रहे हैं तो फादर के हवाले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी। गिवन नेम में अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, फैमिली नेम लिखना है, वालिद साहब का डेट ऑफ बर्थ बताना है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो भी है पाकिस्तान इंडिया आपने वो इंटर करना है। क्या उनके पास कोई और नेशनलिटी भी है, इसके से क्या ये इनकी नेशनलिटी सेम है या उनके पास कोई और नेशनलिटी भी अगर सेम है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे तो आपसे ये आगे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन डालनी है और यहाँ पर जो भी उनका गिवन नेम है, फैमिली नेम है, डेट ऑफ बर्थ उनकी डालनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालनी है। उसी तरह क्या उनकी सेम नेशनलिटी है तो आपने यस करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन आपके पास डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, अगर आपकी कोई फैमिली है तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। और इमीडिएट फैमिली मेम्बर यानी कि स्पाउस आपकी वाइफ वगैरह है वहाँ पर, या आपके हस्बैंड वगैरह है, सिविल पार्टनर हैं, पेरेंट्स आपके वहाँ पर हैं, या चिल्ड्रन वगैरह तो आप वो बता सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनके हवाले से बता सकते हैं। और इसके बाद आप योर चाइल्ड स्पाउस, सिविल पार्टनर योर पार्टनर इफ दे हैव लिव्ड विद यू फॉर मोर फॉर 2 आउट ऑफ द लास्ट ईयर, आपने उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन बतानी है। अगर आप यस करेंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपका रिलेशन क्या है, आपका गिवन नहीं। बहुत से लोग जो स्पॉन्सर वगैरह मंगवाते हैं ये उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट अप कर सकते हैं, उनकी वीज़ा की कंडीशन यूके के अंदर क्या है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बताएंगे। तो यहाँ से आप अगर नहीं है तो आप यहाँ से वापस जाएंगे और इसको यहाँ से चेंज करेंगे एंड देन नो कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, अगर किसी ग्रुप के साथ अगर आप ट्रैवल करें तो यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो आप नो कर देंगे। जैसे बहुत से स्टूडेंट जाते हैं किसी कॉलेज की तरफ से या किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए ग्रुप के तौर पर जाते हैं तो वो उस वाले से यहाँ पर बता सकते हैं और यहाँ पर सारा डेटा आपको उस वाले से पुट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देन विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट, तो अगर इनमें से किसी के साथ आप ट्रैवल नहीं कर रहे तो आप नो कर देंगे एंड देन आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। डू यू हैव एनी एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके, अगर आपके पास एड्रेस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप यूके में किस जगह पर स्टे करेंगे। अगर आप स्पॉन्सर के हवाले से बता रहे हैं तो आपने जो स्पॉन्सर की डिटेल्स है, अगर आपने उनके साथ ठहरना है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। अगर एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप किसी भी होटल की बुकिंग booking.com या Agoda.com से निकाल के आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं और अपनी रिजर्वेशन वगैरह अपने केस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर आप booking.com या Agoda.com से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो इसके बाद व्हेन यू विल अराइव देयर, कब आप वहाँ पर आएंगे, तो एंड व्हेन यू विल लीव देयर, कब आप वहाँ से वापस जाएंगे तो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और होटल भी बुक करवाया हुआ है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन भी यस करके इंटर करनी है। अगर नहीं करवाया हुआ तो आप यहाँ से नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर, अगर आप यूके पहले गए हुए हैं तो आप यस करेंगे। और ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आपको प्रीवियसली अगर लास्ट 10 ईयर में 3 मोस्ट रिसेंट टाइम्स जो आप यूके गए हैं तो उसके हवाले से आपने बताना। अगर आप 1 दफ़ा गए हैं तो आपने वो बताना है, अगर आप 2 दफ़ा गए हैं तो आपने वो बताना है, 3 दफ़ा गए हैं तो वो जो रिसेंट आपके 3 ट्रिप हैं यूके में तो आपने उस वाले से इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप नहीं गए तो आपने यहाँ से नो कर देना है एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपने हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस इन द पास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पर 6 लोकेशंस हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ईई के कंट्रीज शामिल हैं। इसमें आपने यूके का एंटर नहीं करना, जो ईई के कंट्रीज हैं वो आपने बताने हैं। अगर आप उन जगह पर गए हैं तो आप बता सकते हैं। आप 1 दफ़ा गए हैं, 2 दफ़ा गए हैं तो आप वो बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर जैसे आप वंस लिखेंगे तो आपके सामने ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इनमें से किस लोकेशन में गए हैं। अगर आप इसमें ईई में गए हैं तो आपने कंट्री का नाम बताना है। जैसे मैं यहाँ पर नेदरलैंड लिख देता हूँ तो आपके सामने ये आ जाएगा किस वाले से गए हैं, टूरिज्म के हवाले से गए हैं, और डेट ऑफ विजिट, कब आपने विजिट की, किस मंथ और किस ईयर में विजिट किया है, और कितने दिन आप वहाँ पर लिए हैं, यानी कि कितने अरसा आपने वहाँ पर स्टे किया। आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी है। और अगर आप नहीं गए तो आप यहाँ से वापस जाकर इसको चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 0 करेंगे तो अगर आप नहीं गए हुए तो आप यहाँ से 0 कर देंगे। अगर आप गए हुए हैं किसी भी ईई शेंजन स्टेट में या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए या स्विट्जरलैंड मल्टीपल टाइम गए हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं और आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पुट अप करनी है। देन यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड फिर आपने बताना है हैव यू हैव बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर्स। इस हिस्से में आपने वो इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है जो प्रीवियसली सेक्शन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ईई के अलावा जो कंट्रीज जहाँ आपने विजिट किया आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी है, जिसको आप ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह भी बहुत से लोग छोटे कंट्रीज की बनाते हैं वो एंटर कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए 2-3 इसमें डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर तुर्की
का विजिट जो आपका मोस्ट रिसेंट है वो डाल सकते हैं। तुर्की टूरिज्म अगर आप जिस भी पर्पज़ के लिए गए हैं तो आप वो बता सकते हैं, और कब आप गए हैं, और ये आपके पासपोर्ट के ऊपर से आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है। यहाँ पर आप जब आपने कंट्री को लीव किया तो आप वो बता सकते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी आपने विजिट किए हुए हैं पास्ट 10 ईयर्स में आप वो बता सकते हैं। तो इसके अलावा फिर ये अगेन पूछ रहा है अगर आपने किसी और जगह विजिट किया हो तो आप इस तरह सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसमें मैं एक और डाल देता हूँ, थाईलैंड डाल देता हूँ, और जिस भी पर्पज़ के लिए गए हैं। अगर आपने किसी और पर्पज़ यानी कि वर्क, स्टडी एंड ट्रांजिट और अदर कोई और उम्रा वगैरह करने के लिए गए हैं तो आप यहाँ पर अदर्स में आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं। ये मैंने एक और कंट्रीज में इंटर कर दिया, मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। और इसके बाद अगर इसी तरह आप जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास्ट 10 ईयर की डाल सकते हैं। एंड देन आखिर में आपने इसको नो करना है। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आपने इसको नो करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देन आपके पास ये पूछेगा फॉर इधर द यूके एंड अदर कंट्री हैव यू एवर बीन, रिफ्यूज अ वीजा, रिफ्यूज एंट्री एट द बॉर्डर, रिफ्यूज परमिशन टू स्टे, रिफ्यूज साइलम, डिपोर्टेड, मूव्ड, रिक्वायर्ड टू लीव, एक्सक्लूडेड अ बैन फ्रॉम द एंट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है। बहुत से लोग इस इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे, अगर आपका वीज़ा कहीं से रिफ्यूज़ हुआ है या आप डिपोर्ट हुए हैं या कुछ तरह का इमिग्रेशन आपकी प्रॉब्लम हुई है और आपने यूके से छुपाई है इस फॉर्म में, तो अगर यूके एम्बेसी को पता चल जाता है तो आपको स्ट्रेट अवे 10 ईयर्स का बैन लगा दिया जाएगा, चाहे वो किसी कंट्री का भी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। अगर यूके एम्बेसी को पता चल जाता है तो आप स्ट्रेट अवे 10 ईयर का बैन लगेगा। सो बी केयरफुल होकर बताएं। अगर आपका रिफ्यूज़ल है कहीं से तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो एप्लीकेशन है वो मेरिट की बेस के ऊपर आपको ट्रीट किया जाता है और आपको प्रॉपर रीज़न के साथ बताया जाता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। सो अगर आपके पास है कोई इस तरह का आपके साथ सीन हुआ तो आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताएंगे कि आपकी जो रिफ्यूज़ल जो भी आपके साथ इमिग्रेशन प्रॉब्लम हुई है वो किस वजह से हुई है। एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा जैसे कोई रिफ्यूज़ हुआ तो किस कंट्री का नाम बताएंगे, किस मंथ में और ईयर में रिफ्यूज़ हुआ है, तो आप 500 वर्ड्स तक यहाँ पर बता सकते हैं कि रिफ्यूज़ल रीज़न दे सकते हैं कि किस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। अगर नहीं आपका वीज़ा कहीं से रिफ्यूज़ हुआ तो मोस्टली लोगों के वीज़ाज़ वगैरह पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट पर रिफ्यूज़ होते हैं, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने से घबराना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है आपको ट्रू एंड एक्यूरेट हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी चाहिए। इससे बैन से बचने से बेहतर है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बतानी चाहिए। सो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं देन हैव यू एवर एंटर्ड द यूके इलीगली, तो आप यहाँ पर यूके के हवाले से इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह पुटअप की है तो आपको वो बताना पड़ेगा इलीगल यूके में एंटर हुए हैं या कंडीशन आपने, अगर आपको प्रीवियसली कोई वीज़ा यूके की वजह से की तरफ से इशू किया गया है और आपने उस वीज़े के दौरान कोई आपने कंडीशन ब्रीच की है तो उस वाले से आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह ये मांग रहे हैं, या कोई आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन वीज़े के दौरान या लीव टू इंटर लीव टू रिमेन के दौरान कोई इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ किया, आपने उस वाले से बताना है। अगर की है तो येस करेंगे एंड देन अगेन आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। अगर नहीं की हुई तो आपको ये दोबारा से आपने इसको बैक पे जाना है और यहाँ से एडिट करके आपने नो कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सो इस सेक्शन में कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज़ के हवाले से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तो आपने वो मेंशन करेंगे, अगर नहीं हुई तो आपने सिंपल यहाँ से नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दिस, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन एंड आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे वॉर क्राइम्स, और यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और इस इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है तो आपने इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। अदरवाइज नो करके आई हैव read all the information about crime wars including the guidance, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर अगेन इन ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई सिचुएशन आपके साथ इस तरह की हुई तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इन सब ऑप्शंस को नो करेंगे। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो आप सारे यस करेंगे और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट अप करनी पड़ेगी आपको। तो इसके बाद आप यहाँ पर इसके बाद आपने यहाँ पर इसको यस करना है और यहाँ पर आई हैव रेड ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़ इंक्लूडिंग द गाइडेंस, तो आपने यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपसे पूछेगा एस्टिमेट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, तो आपसे इस बारे से इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर तो इस तरह की कोई सिचुएशन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपने इनको पढ़ के नो एंड नो करना है नेक्स्ट वाले में भी, और यहाँ पर अगेन आपने इसको यस कर देना। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और पर्सन ऑफ ए गुड करेक्टर, आपके करेक्टर के हवाले से एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आई है तो आपने वो सारी बतानी है, और आपने किसी ऐसी एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्व नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि आप अच्छे करेक्टर के इंसान नहीं हैं। सो बेसिकली ये नो ही करेंगे। और अगेन यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे
एंड देन आपसे ये पूछेगा हैव यू एवर वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के हवाले से है। अगर आप इनमें से किसी में काम नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या जुडिशरी या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले से ये इंफॉर्मेशन है। सो आपने आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द लिस्ट अबाउट, सो यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन वाला सेक्शन आता है। ये एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट है और यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पुट अप करनी चाहिए। बहुत से लोग इस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट अप नहीं करते। यहाँ पर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप मैंने यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा कि आप क्या काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, एक्टिव टैक्स फाइलर हैं, आपकी कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, आपकी जॉब क्या है, आपकी कंपनी का किस तरह का काम है और आप जो इनकम हासिल करते हैं कहाँ से कैसे हासिल करते हैं, आप मैरिड हैं या आपने किस किस जगह पर ट्रैवल किया हुआ है। तकरीबन 1000 वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस हिस्से को स्किप ना किया करें, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जरूर पुट अप करनी चाहिए। इस हिस्से में अगर आप इन्फॉर्मेशन पुट अप करते हैं तो ये वीज़ा ऑफिसर पर अच्छा इम्पैक्ट डालती है। सो इस हिस्से को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। 1000 वर्ड्स आपके पास हैं तो आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। सो इसके बाद आपने ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो आपकी रेगुलर इनकम के अलावा है तो आप उसको यहाँ भी जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका एविडेंस अपनी एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें शामिल करनी चाहिए एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन में जाकर आप एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से डाउनलोड PDF इस एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में किसी टाइम पर आके इस एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप इसको साइन आउट कर सकते हैं या रिटर्न टू दिस एप्लीकेशन लेटर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड PDF कर सकते हैं। डाउनलोड PDF करेंगे तो ये सामने आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। ये सारा फॉर्म जो भी है आपको GWF नंबर के साथ, आपको बार कोड के साथ आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप VFS के ऑफिस में जाएं तो अपने साथ ये फॉर्म वगैरह एंड देन चेक लिस्ट और जगह जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, आप वो लेके जाकर अपना केस वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। सो ये करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से कंटिन्यू करना है और इसी एप्लीकेशन के सबसे निचले हिस्से पे आप जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस ऑफ फंड्स जो भी आपके पास हैं आपके पास होना चाहिए और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके A4 पेज पे होने चाहिए। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो VFS ग्लोबल वाले सिर्फ आपका जो पासपोर्ट है वो हैंडल करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने स्कैनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो स्कैन करके सब कुछ आपको वापस कर देते हैं। सो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सो इसके बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने कंफर्म करना है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड देन आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये कंफर्म करते हैं कि आप एप्लीकेंट ओवर एज 18 हैं, तो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट अप करनी है। अगर आपका फॉर्म किसी और ने फिलअप किया आपके बिहाफ पर तो आपने यहाँ पर यस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट अप करनी पड़ जाएगी। तो इसके बाद अगर आप खुद पुट अप कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, तो सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर आई एम द एप्लीकेंट एज ओवर 18। सो ये करने के बाद आप इसको कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कितने मंथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, 6 मंथ, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जो भी आप जिस ड्यूरेशन का लेंथ का लेना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। तो अभी इस वक्त जो तकरीबन फीस है वो 35,000 के राउंड अबाउट बनती है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और फॉर्म वगैरह आप फ्रेश जो फॉर्म है आपका फीस पेड के साथ आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, चेक लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपकी अपॉइंटमेंट है आप इसी पे से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने टाइम की अपॉइंटमेंट जो आप टाइम चूज़ करना चाह रहे हैं उसके वजह से अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप सीधा VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे पाकिस्तान से अप्लाई करें, पाकिस्तान लिखेंगे, उसके बाद सिलेक्ट कंट्री UK जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म आपने UK का भरा है तो यहाँ से आपको सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी ट्रैक और एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट के हवाले से आपने यहाँ पर साइन इन करना है, अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, साइन इन करना है, WF नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, साइन अप कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं और देन आपको ये मुख्तलिफ जो आपके वीज़ा सेंटर होंगे उसके हवाले से बताएंगे और इसके बाद आपको जो अगर आप तो कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं, स्कैनिंग की फ़ीस होगी, जैसे आप सेल्फ अपलोड करना चाह रहे हैं तो सारा कुछ इसी वेबसाइट पर ही कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो फ्री सर्विस भी मिल सकती है, जैसे अपॉइंटमेंट वगैरह फ्री हैं, लेकिन जो अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, कोई स्कैनिंग की फ़ीस लेना चाहते हैं, कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन के थ्रू ही जाकर लेंगे। इस वक्त जो डिसीजन टाइमिंग है 15 to 25 डेज है। सारा था इसकी फॉर्म फिलिंग और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन तमाम मिस्टेक्स की समझ आ जाएगी जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।